अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एडिसन्स डिजीज़ की एंड सेकेंडरी क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की। तो सबसे पहले एडिसन्स डिजीज़ की बात करते हैं, विच इज़ अ प्राइमरी क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। अगेन एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का टेबल यहाँ दिया हुआ है, मैं बता दूँगा उसमें से क्या याद करना है अगर तो ये पूरी टेक्स्ट नहीं याद होता। तो हम बात करते हैं एडिसन्स डिजीज़ की। एडिसन्स डिजीज़ का याद रखना है कि इट यूजली अकर्स ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड यूजली जब 90% ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो फुली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो देन इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। ऐसे ही नहीं होता कि एकदम से थोड़ा सा कॉर्टेक्स अगर डैमेज हुआ तो फ़ौरन एडिसन्स डिजीज़ आएगी। इसका बहुत प्रोग्रेसिव वो होता है, क्या कहते हैं, नेचर होती है, काफ़ी इंसीडियस ऑनसेट होता है। पैथोजेनेसिस की देखी गई है। अभी जो एडिसन्स डिजीज़ है इट कैन ऑकर ड्यू टू एनी, क्या कहते हैं, इट कैन ऑकर ड्यू टू, क्या कहते हैं, इन एनी डिजीज़। इट कैन ऑकर इन लिम्फोमा, इट कैन ऑकर इन एमाइलोइडोसिस, इन सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, फंगल इन्फेक्शन या एड्रीनल हेमरेज। लेकिन 90% ऑफ द टाइम इन चार में से किसी डिजीज़ में इन चारों में से किसी एक डिज़ीज़ में, क्या कहते हैं, हमको ज़्यादातर एडिसन्स डिजीज़ मिलती है। ऑटो इम्यून एड्रीनालाइटिस, जिसमें 80 to 90% वाला टाइम इसी में देखा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या मेटास्टेटिक कैंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो इम्यून एड्रीनालाइटिस की। 80 to 90% ऑफ द टाइम दे कॉज प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी इन हाई इनकम कंट्रीज़ कि देयर इज़ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेरॉइडोजेनिक सेल्स, या कभी कभी ऑटो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस अगेंस्ट 21 हाइड्रोक्सिलेज एंड 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। इसमें होता है कि या तो इट कैन अकर आइसोलेटेड, सिर्फ अकेला ऑटो इम्यून एड्रीनालाइटिस हो सकता है, या इट अकर्स इन एसोसिएशन विद या नॉट इन एसोसिएशन विद एज अ पार्ट ऑफ ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्रिनोपैथी सिंड्रोम्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज APS। तीन तरह का होता है, APS1, APS2 एंड APS4। जो ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्रिनोपैथी सिंड्रोम 1 जो होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, क्या कहते हैं, एक तो उसमें वही ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्रिनोपैथी हो रही होती है, कैंडिडाइसिस हो रहा होता है, एक्टोडर्मल डिस्ट्रॉफी हो रही होती है। तो ये तीन बेसिकली इसके वो होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं। तो जो कैंडिडाइसिस की बात करें अगर, तो वही क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस हो रहा होता है। एक्टोडर्मल डिस्ट्रॉफीज़ की बात करें तो वो बॉडी के पार्ट्स जो कि एक्टोडर्म से डिराइव हुए हैं, लाइक स्किन, टीथ, नेल्स, उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ हुई हुई होती हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ स्किन, नेल्स एंड डेंटल इनेबल इन एसोसिएशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। काफ़ी सारे पॉली एंडोक्रिनोपैथी हैं। पॉली का मतलब है काफ़ी ज़्यादा, मोर देन वन एंडोक्राइन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सा एंडोक्राइन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? ऑटोइम्यून एड्रीनालाइटिस, एड्रीनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोइम्यून हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। इडियोपैथिक हाइपोगोनाडिज्म, कुछ गोनैड्स इन्वॉल्व हुए होते हैं। एंड पर्नीशियस एनीमिया विच रिजल्ट्स इन इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट टारगेट ऑर्गन। APS1 में देखा गया कि जो AIRE जीन होती है उसकी बेसिकली क्या हो चुकी होती है, एब्सेंस हो चुकी होती है या म्यूटेशन आ चुकी होती है कि AIRE जीन that is normally expressed primarily in our thymus. It is a transcription factor and it promotes the expression of many peripheral tissue antigens. ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। हमने पिछली ईयर पढ़ी थी एक चीज़ विच वॉज इम्यून टॉलरेंस, जिसमें हमने C और B सेल की भी, T और B सेल की अलग से टॉलरेंस पढ़ी थी। अब होता है जो सेल्फ रिएक्टिव T सेल्स हैं उनका नॉर्मली काम ये होता है कि इन्होंने इन एंटीजेंस को रिकग्नाइज़ करना होगा ताकि वो इनके खिलाफ काम नहीं कर सकें, उनकी टॉलरेंस बन जाए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अगर AIRE जीन की एब्सेंस या म्यूटेशन हो जाए, उस कंडीशन में ये होता है कि जो सेल्फ रिएक्टिव T सेल्स होते हैं दे आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज दीज एंटीजेंस एंड दस दे आर एलिमिनेटेड, या सेल्फ रिएक्टिव T सेल्स दे आर एलिमिनेटेड। तो इन द एब्सेंस ऑफ AIRE फंक्शन, सेंट्रल T सेल टॉलरेंस टू पेरिफेरल टिश्यू एंटीजेंस दैट इज बेसिकली compromised and autoantibodies are also produced against interleukin 17 and interleukin 22. Both interleukin 17 interleukin 22 are produced by helper T cell 17 and we studied in our previous year as well कि जब हेल्पर T सेल 17 की डेफिशिएंसी होगी या इन साइटोकाइंस की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी इज प्रीडिस्पोज्ड ऑन हैविंग फंगल इन्फेक्शंस। इसी वजह से जब ऑटो एंटीबॉडीज़ इन साइटोकाइंस के खिलाफ बन जाती है तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस का इन्फेक्शन भी मिलता है। ये था APS1। अब APS2 की अगर हम बात करें, इट स्टार्ट्स एट द 4th डेकेड ऑफ लाइफ। इसमें भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रीनल इंसफिशिएंसी, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, थायराइड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट होती है विद और विदाउट टाइप 1 डायबिटीज़। जो कैंडिडाइसिस है और एक्टोडर्मल डिस्ट्रोफीज़ हैं और जो ऑटो इम्यून हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, ये जो सब हमने APS1 में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हो रही होती, इसमें बस ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो रही होती है विद और विदाउट टाइप 1 डायबिटीज़, एंड दिस इज़ मोर प्रेवलेंट। एंड APS4 की अगर बात करें तो बहुत रेयर कंडीशन है, इसमें बेसिकली ऑटो इम्यून एड्रीनालाइटिस के साथ साथ
गैस्ट्राइटिस, विटिलिगो, एलोपेशिया, पर्निशियस एनीमिया, ये भी हो रहा होता है. सो दैट वाज ऑटोइम्यून एड्रेनाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज़. नाइन वी कम्स टू इन्फेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे आते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस और फंगाई आता है. कि ट्यूबरकुलस एड्रेनाइटिस जो कि पहले ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हुआ करता था. एडिसन्स डिजीज़ का 90% केसेस इसी के होते थे कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ होता था. लेकिन आजकल ड्यू टू एडवांसमेंट इन अवर मेडिकेशंस इन एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग्स ये इतना ज़्यादातर नहीं देखा जाता, इतना कॉमन अब नहीं रहा. कि यही होता है कि ट्यूबरकुलस एड्रेनाइटिस इट ऑकर्स ड्यू टू एक्टिव इन्फेक्शन इन अदर सेल्स पर्टिकुलरली इन द लंग्स एंड जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट. एंड वहाँ से फिर जो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एड्रेनल ग्लैंड्स को जाके इन्फेक्ट कर देता है. सिमिलरली फंगल इन्फेक्शंस में भी हिस्टोप्लाज्मा और कॉक्सीडियोट्स का देखा गया कि दे कैन रिजल्ट इन एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी. देन वी कम टू एड्स. एड्स की वजह से हमें वैसे ही पता है कि पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ही फारिग हो जाता है एड्स की वजह से, उसका इम्यून सिस्टम बेसिकली ख़राब हो चुका होता है. तो इट कैन लीड टू एड्रीनल इंसफिशिएंसी ड्यू टू सेवरल इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस. इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस कैन occur ड्यू टू cytomegalovirus or mycobacterium avium intracellularly, and non-infectious complications can occur due to Kaposi sarcoma. Last was your metastatic neoplasms. As the name suggests कि मेटास्टेसिस कोई भी कहीं बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर हुआ हो वहाँ से मेटास्टेसाइज कर जाए वो ट्यूमर, लाइक लंग का हो, ब्रेस्ट का हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का हो, मेलिग्नेंट मेलानोमा हो, हेमेटोपोएटिक कोई न्यूप्लाज्म हो. So that all also can go to adrenal gland and cause adrenocortical insufficiency. Lastly comes your genetic causes जिसमें congenital adrenal hypoplasia आ जाता है. हाइपोप्लेजिया जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था that was congenital adrenal hyperplasia. This is hypoplasia and adrenoleukodystrophy. एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी में बेसिकली म्यूटेशन हो चुकी होती है ATP बाइंडिंग कैसेट सब फैमिली डी मेंबर 1 की, या ईजिली इसका नाम याद इस तरह रखते हैं ABCD1 जीन जो है उसकी म्यूटेशन हो गई होती है. एंड जो congenital adrenal hypoplasia that is basically X-linked condition caused by mutation in NR0B1 gene which encodes a DAX1 which is a transcription factor के implicated in adrenal development. basically कि adrenal की properly development नहीं हो पाती adrenoleukodystrophy में. तो अगर हम पीछे बात करें एडिसन्स डिजीज़ की प्राइमरी कॉजेज़ की, ये सारा अगर नहीं याद होता तो बस मेरी वीडियो देख के ये टेबल याद कर लेना कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं एडिसन्स डिजीज़ की. congenital adrenal hypoplasia, X-linked adrenal hypoplasia, adrenoleukodystrophy और ये जीन्स की म्यूटेशन बताई नहीं है. ऑटोइम्यून एड्रीनल इंसफिशिएंसी इफ इट वाज आइसोलेटेड, APS1, APS2, APS4, इन्फेक्शन एड्स का हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का हो गया, फंगाई का हो गया, एंड मेटास्टैटिक कैंसर्स. तो दैट वाज द कॉजेज़ ऑफ एडिसन्स डिजीज़. के मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो जो एडिसन्स डिजीज़ या जो एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी ऑकरिंग ड्यू टू प्राइमरी ऑटोइम्यून एड्रीनाइटिस इट इज़ कैरेक्टराइज. उसमें क्या होता है इरेगुलरली श्रंकन ग्लैंड्स मिलते हैं which are difficult to identify and they are difficult to identify due to the suprarenal adipose tissue. में पता है कि किडनी के ऊपर even though adrenal glands lie कर होते हैं लेकिन किडनी के ऊपर भी उसका अपना adipose tissue होता है. and since adrenal glands अब इतने shrunken हो चुके होते हैं तो उसमें it is difficult to identify whether वो adrenal gland present है या वो suprarenal adipose tissue present है. histologically किस तरह नज़र आता है, जो cortex होता है they contain only scattered amount of residual cortical cells, collapsed network of connective tissue, variable lymphoid infiltrate नज़र आ रहा होता है which might extend into the adjacent medulla. That was in the case of primary autoimmune adrenalitis. अगर ट्यूबरकुलस या फंगल डिजीज़ की वजह से हुआ एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी तो उसमें हमको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मिल रहा होता है जो कि इसका ट्यूबरकुलस का वो है हॉलमार्क है. एंड अगर मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो तो उस केस में हमको एड्रीनल ग्लैंड श्रंकन ही मिलेंगे, उस केस में हमें एड्रीनल ग्लैंड्स इनलार्ज मिलते हैं. एंड द नॉर्मल आर्किटेक्चर इज ऑब्सक्योर्ड बाय द इनफिल्ट्रेटिंग नियोप्लाज्म. तो मॉर्फोलॉजी इसलिए क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें बहुत स्लो ऑनसेट होते हैं. मैंने भी बताया था कि 90% एड्रीनल ग्लैंड शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड कि until the levels of circulating glucocorticoids mineralocorticoids are significantly decreased then जाके इसका ऑनसेट शुरू होता है. प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है, ईजी फटीगेबिलिटी होती है, जीआई डिस्टर्बेंसेस मिलती हैं लाइक एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, डायरिया. और जो प्राइमरी एड्रीनल डिजीज़ होगी मतलब जिनको एड्रीनल ग्लैंड में कोई अगर डिजीज़ हुई हो, प्राइमरी मतलब कि ये है कि दिखाया गया कि एड्रीनल जो वो इंडिविजुअल्स बेसिकली जिनमें प्राइमरी एड्रीनल डिजीज़ होगी या डिसेंस डिजीज़ हो रही होगी उनमें हमको हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन भी मिलेगी. और वो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इसलिए मिलेगी यूँ मिलेगी क्योंकि एज वी नो एडिसन्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो रहे हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, कॉर्टिसोल हुआ कम. जब कॉर्टिसोल होगा कम तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जब कॉर्टिसोल कम होगा तो उसका ये मतलब है कि आपका ACTH बढ़ जाएगा. ACTH कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की वीडियो में पढ़ा था. ACTH इज प्रोड्यूस बाय POMC विच वॉज ओपियोमेलानोकॉर्टिन.
अब POMC सिर्फ ACTH की प्रोडक्शन नहीं कराता, वी स्टडी कि POMC से ACTH भी बनता है एंड MSH भी बनता है। अब सिंस इस केस में POMC ज़्यादा बन रहा है क्योंकि वो ACTH को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो वो साथ में MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, एंड सिंस वो MSH को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, दैट इज़ वाई हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्पेशली इन सन एक्सपोज रीजन्स लाइक नेक, एल्बो, नीज, नकल्स, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन मिलती है। इन प्राइमरी एड्रिनल डिजीज़, अगर तो ऐसा हो रहा है कि किसी को कोई पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिजीज़ की वजह से एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी हो रही है, तो उस केसेस में हाइपर पिगमेंटेशन इज़ नॉट सीन, ये चीज़ याद रखनी है। देर इज़ डिग्री, अच्छा हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम है, उसका हमने सारा आगे बता दिया क्या स्टोरी होगी। हमने ये भी पढ़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम है, जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम है तो उसमें सॉल्ट वेस्टिंग वाले सिम्टम्स मिलेंगे, पोटेशियम रिटेंशन, सोडियम लॉस, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, वॉल्यूम डिप्लीशन, हाइपोटेंशन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन गए, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं बन रहे, कॉर्टिसोल नहीं बन रहे, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं बन रहे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी, एज अ रिजल्ट हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड डेफिशिएंसी से इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। एंड इन इंडिविजुअल्स में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आए लाइक इन्फेक्शन, ट्रॉमा या कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी कर दिया जाए ना, तो इनमें जो एक्यूट एड्रीनल क्राइसिस होंगे वो काफ़ी प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, लाइक इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग हो शुरू हो जाएगी, इन लोगों को एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, कोमा, वैस्कुलर कोलैप्स और इवन डेथ कैन occur rapidly unless the corticosteroid therapy begins immediately. So that was all related to Addison's disease. सेकेंडरी पे मैं ऐसे में पढ़ा देता हूँ, वरना मैं क्या अलग से 1-2 मिनट की वीडियोस पे बनाऊँगा। सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी एज द नेम सजेस्ट्स के इसमें कोई एड्रीनल ग्लैंड के लेवल पे मसला नहीं, बेसिकली डिसऑर्डर लाइज एट द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। ये चीज़ टेबल याद कर लेना है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ हो रही होगी या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सप्रेशन हो रही होगी, जो उसकी क्लॉजेस हैं वो अभी मैं कॉजेस बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के लेवल पे कोई मसला लाइक कर रहा है, या तो कोई मेटास्टेटिक कैंसर वहाँ चला गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फॉक्शन हो गई, या रेडिएशन हो गई, विच हैज़ रिड्यूस द आउटपुट ऑफ ACTH, या क्या हुआ है सप्रेशन हो गई है यहाँ से ACTH की सप्रेशन कैसे हुई है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड वी नो कि प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन इट सप्रेसेस द आउटपुट ऑफ ACTH। अब यहाँ पे ACTH कम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ACTH कम बन रहा है तो POMC कम है, जब POMC कम है इसका मतलब MSH कम है, MSH कम है तो यहाँ पे हमको हाइपर पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स आर नॉट एलिवेटेड। इसमें हमको कॉर्टिसोल और एंड्रोजन डेफिशिएंट मिलते हैं, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन होता है उसके नॉर्मल या नियर नॉर्मल लिमिट्स मिल रही होती है। तो वो जो हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी के सारे सिम्टम्स पढ़े थे ऊपर सॉल्ट वेस्टिंग वाले, वो भी इसमें नहीं मिल रहे होते क्योंकि एल्डोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ये कहते हैं यही सेकेंडरी का बस यही था। इसकी अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एक रीड करवा देता हूँ कि मॉडरेट टू मार्केटली डिक्रीज इन साइज द एड्रीनल ग्लैंड्स, स्मॉल फ्लैटेंड ग्लैंड्स रिटेन देयर येलो कलर एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल लिपिड्स, एंड जो कॉर्टेक्स है वो मे बी रिड्यूस टू अ थिन रिबन कंपोज लार्जली ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा। वाई इज इट कंपोज लार्जली ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा? बिकॉज वी नो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन होती है, एंड एज वी हैव जस्ट स्टडीड राइट नाउ कि सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंट में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन नॉर्मल रहती है, सिर्फ कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन कम होती है, यानी फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस के लेवल पे मसला आता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। आई होप इसलिए ये वीडियो समझ में आ गई हो, एंड थैंक यू।